ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। क्या है आज की खबर? आप देख रहे हैं न्यूज़ 18, आपके पुनीत के साथ। 120 बंधकों को छुड़ा लिया गया है। 27 हमलावर या जो हाईजैकर्स थे उनको मार दिया गया है। ये दावा किसकी तरफ से किया जा रहा है? ये दावा पाकिस्तानी सेना के सूत्रों की तरफ से किया जा रहा है। खबरें यही चल रही हैं क्योंकि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया। ये काम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA की तरफ से किया गया और पाकिस्तान की सरकार ये कह रही है कि हमने उन्हें आज़ाद करा लिया है, कई बंधुकों को। और दावा ये भी किया जा रहा है कि कुछ सुसाइड बॉम्बर्स BLA के जो हैं वो महिलाओं और बच्चों के साथ खड़े हुए हैं और ऐसे में वहाँ से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है बहुत सोच समझकर धीरे धीरे किया जा रहा है। लेकिन क्या सचमुच यही बात या यही जो पाकिस्तान की तरफ से दावा किया जा रहा है आर्मी की तरफ से यही है, या फिर एक खबर ये भी आ रही है कि BLA ने लोगों को छोड़ा है? क्योंकि जो लोग छूटे हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है कि उन लोगों ने ही हमें छोड़ा है। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अंकुर जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं बलूचिस्तान के पूरे मामले को लेकर, समझते हैं कि क्या कुछ हुआ है और वहाँ के लोग यानी BLA की तरफ से मांग क्या हो रही है और ये सब क्यों हो रहा है। अंकुर जी। देखिए पुनीत, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस मुद्दे पर बोलने के लिए मौका दिया। सबसे पहले ये समझिए कि जो अटैक हुआ वो एक प्लान्ड था। जैसा लोग कह रहे हैं कि ये अचानक हुआ, ऐसा नहीं है, क्योंकि इस तरह के जो अटैक्स होते हैं वो बिल्कुल प्लानिंग के तहत होते हैं। आप ये समझिए कि उनको मालूम था कि ये ट्रेन कहाँ से कहाँ जाएगी, उनको मालूम था कि जो पहाड़ है उसमें जब सुरंग में होके गुजरेगी तब उनके पास एक मौका होगा। दूसरी बात, जो ट्रेनिंग है उनकी, वो भी आप जानते हैं कि वो कुछ वीडियो सोशल मीडिया पे आए हैं जिसमें जो BLA के फाइटर हैं वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं, फ्लुएंट इंग्लिश है। कुछ लोगों ने तो ये भी मजे लिए कि पाकिस्तानियों से बेहतर जो इंग्लिश है वो बलोचों की है, तो वो भी आपने देखा। तो ये प्लान्ड अटैक था, नंबर 1। नंबर 2, इस अटैक की नौबत क्यों आई? इस अटैक की नौबत इसलिए आई क्योंकि जो पाकिस्तान की जो आर्मी है, जिसको बेसिकली पंजाबी आर्मी बोलते हैं वहाँ पे सब लोग, उसने इतना अत्याचार किया जो बलोच लोग हैं, जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं मौजूदा भी सैन्य है उसमें बलूचिस्तान के जो लोग हैं जो काफ़ी 70-80 सालों से आज़ादी की मांग कर रहे हैं, जो बलोच लोग हैं, तो उन्हें लगा कि ये अब बहुत हो गया, तो इसलिए उन्होंने हथियार उठाए और जो हथियार उठाए हैं वो BLA के तौर पे उठाए हैं। अगर हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात करें, जो वहाँ पे मौजूदा सरकार है, वो एक सरकार केयर टेकर है, या यूँ कह लिए कि एक पपेट सरकार है, कागजों में सरकार है। जो उसको चला रहे हैं वो सरफराज मेंगल हैं। और आपको मैं एक बलोच नेशनलिस्ट लीडर की बात बताना चाहूँगा, आज हम उस पर चर्चा करना चाहेंगे कि जो अताउल्ला मेंगल थे, जो बेसिकली बलोच नेशनल पार्टी के चीफ हैं, उनके बेटे हैं अख्तर मेंगल। ये वो नेशनल पार्टी है जो चाहती है कि संविधान के दायरे में ही कोई हल निकले, यानी कि ये लोग लड़ाई नहीं चाहते, पॉलिटिकल लोग हैं। हाँ, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो फेडरल स्ट्रक्चर है, उसमें पंजाबियत इतनी हावी है कि अख्तर मेंगल के साथ भी वो बातचीत करने को तैयार नहीं है। तो जो ये 2024 में जो हुकूमत बनी बलूचिस्तान में, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनी, ये केवल 15-20 पार्टियों के एक एक बंदों को उठा के सरकार बनाई गई है, वो भी केयर टेकर है। तो कुल मिला के बलूचिस्तान में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। जैसे तो भी कुछ लोगों को इकट्ठा करके बस सरकार बना लेना है, केवल वहाँ पर कहने को हो जाए कि कहने सरकार को हो जाए। वहाँ पे कोई इलेक्शन नहीं हुए। इलेक्शन के बाद जो मेन पार्टी थी बलोच नेशनल पार्टी, जिसके जो सरबराह थे वो अख्तर मेंगल थे, उनका कोई स्टेक नहीं है इस गवर्नमेंट में जो मौजूदा सरकार है। तो कुल मिला के पूरे कियोस की स्थिति है पूरे बलूचिस्तान में। और जैसा कि आपको मालूम होगा कि बलूचिस्तान अकेले इतना बड़ा प्रोविंस है कि टोटल अगर पाकिस्तान की बात करें तो 45% तो बलूचिस्तान ही है। तो इतना बड़ा प्रोविंस होने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद, जो रवैया है पाकिस्तानी फ़ौज का, एस्टेब्लिशमेंट का, वो काफ़ी निराशाजनक है। तो यही वजह है कि जो ये अटैक्स हुए हैं ये उसी का नतीजा। एक चीज़ और मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि मैं अभी पढ़ रहा था कि वहीं के बलूचिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है कि वहाँ पर 1 इंच ज़मीन भी
पाकिस्तान की सरकार के हक में या उनके कंट्रोल में नहीं है, ये उनकी तरफ से कहा गया। यानी कि वहाँ पर बीएलए या जो विद्रोही हैं वो बहुत हावी हो चुके हैं, ऐसा उनकी तरफ से आ रहा है। देखिए ये सच है। मुझे लगता है कि काफ़ी लोग ये कहेंगे कि ऐसा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो कश्मीर को लेके हवा बनाया पूरी दुनिया में, देखिए कश्मीर में फ़ौज के हवाले है, इंडिया को वो रहना नहीं चाहते। अगर बलूचिस्तान की हालत आप देखेंगे तो बलूचिस्तान में जो पूरा स्ट्रक्चर है वहाँ पर पाकिस्तान फ़ौज ने अपना सब कुछ झोंक दिया है। बावजूद इसके कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहाँ पाकिस्तान फ़ौज जा भी नहीं सकती, क्योंकि पूरा टेरेन है। उस टेरेन में जैसे ही पाकिस्तान फ़ौज का कोई जो व्हीकल है वो जाता है तो उसमें उन्हें पता नहीं चलता कि एम्बुश कहाँ से आ जाएगा, कहाँ से हमला हो जाएगा। तो पाकिस्तान की फ़ौज ही खुद डरती है बलूचिस्तान के इलाकों में जाने से। तो नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जितनी हुकूमतें आई बलूचिस्तान में, कोई भी हुकूमत अपना पूरा कार्यकाल नहीं पूरा कर पाई। तो जब कोई भी सरकार किसी भी राज्य की हो पूरा कार्यकाल नहीं कर पाएगी तो वो जो लोगों के जो मसले हैं, जो मुद्दे हैं, उनको हल ही नहीं कर पाएगी। तो जब वो मुद्दे हल नहीं कर पाएगी तो पूरा जो स्टेट है वो एक तरह से पिछड़ जाएगा। तो बलूचिस्तान सबसे बड़ा प्रोविंस होने के बावजूद वहाँ पे डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप ये देखिए कि कल जब ये हमला हुआ तो उसके बाद जिन लोगों को वहाँ से लेके आया गया तो रास्ते इतने उबड़ खाबड़ थे। सोशल मीडिया पे काफ़ी वीडियो पड़े हैं, लोग जाके देख भी सकते हैं कि जो एम्बुलेंस थी जो लोगों को लेके आ रही थी, इतने बुरे गड्ढों से होके आई और इतनी लंबी दूरी तय कर पे आई कि वहाँ पे तो अस्पतालों की संख्या ही बहुत कम है। तो बलूचिस्तान का एक तरह से पाकिस्तान ने 1948 में इसको ज़बरदस्ती अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन कभी भी इसे वो राज्य का मुकाम या वो दर्जा नहीं दिया जो कोई भी एक फेडरल गवर्नमेंट देती है। एक चीज़ हो, ये आप जो कह रहे हैं कि एम्बुलेंस और तमाम, एक खबर और आ रही है कि वहाँ पर 20 ताबूत भेजे गए। देखिए जो अभी तक जानकारी है उसके मुताबिक जो बलोच नेशनल पार्टी का बलोच लिबरेशन आर्मी का जो कुछ सोशल मीडिया पे जो स्टेटमेंट है उसके मुताबिक करीब 30 फौजी पाकिस्तान फ़ौज के हलाक हुए हैं, यानी कि मारे गए हैं। तो ये वो लोग भी हो सकते हैं। दूसरी बात, जो लोग बंधक हैं उसमें से कुछ हो सकता है कि पंजाबी हों, क्योंकि ऐसा आपने देखा होगा कि पहले जो बीएलए थी उसका जो काम जो जिस तरह वो अटैक करती थी उसका पैटर्न ये था कि बस जा रही है जो बलूचिस्तान में जा रही, तो उसमें वो पंजाबी जो पंजाब प्रोविंस के लोग थे उनको टारगेट निशाने पे लेते थे, और जो बलोच या खैबर पख्तूनवा के जो लोग थे उनको छोड़ देते थे। तो मुझे लगता है कि शायद उनका अभी भी यही मोडस ऑपरेंडी रहा होगा, यही उनका टारगेट रहा होगा। तो बेसिकली ये लड़ाई जो है पंजाब डोमिनेटेड पाकिस्तान की है और ये लड़ाई बेसिकली बलूचिस्तान की आज़ादी की है। बलूचिस्तान की आज़ादी की। दो चीज़ें हैं, दो सवाल हैं, लेकिन पहले मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि पाकिस्तान की मीडिया में इस बात को लेकर चर्चा है और सरकार की तरफ से भी कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि ये जिन्होंने ये हाईजैक किया है इनके आका अफ़गानिस्तान में बैठे हुए हैं और वहाँ से उनको निर्देश दिए जा रहे हैं, जैसा मुंबई अटैक जैसी बात, ऐसी सरकार की तरफ से बात कही जा रही है। देखिए ऐसा नहीं है। बलूचिस्तान और अगर अफ़गानिस्तान की हम बात कहें तो बलूचिस्तान के कुछ गांव ऐसे हैं कि वो आधे पाकिस्तान में हैं, आधे अफ़गानिस्तान में। उनके घर ऐसे भी हैं कि एक घर की खिड़की जो है वो पाकिस्तान में खुलती है और उसी घर की जो दूसरी खिड़की है वो अफ़गानिस्तान में खुलती है। दूसरा, ये पूरा इलाका जो है बलूचिस्तान का, ये कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहा। आप इसका पूरा इतिहास पढ़ सकते हैं, इवन ये भी देख सकते हैं कि ये जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल था उस दौरान ये भारत में रहा। सिकंदर इसी रास्ते से आया, महमूद गजनवी इसी रास्ते से आया, फिर मुग़ल जब आए तो मुग़लों के हिस्से में भी ये रहा, उन मुग़लों ने इस पे राज किया बलूचिस्तान पे। तो जब ब्रिटिश राज की अगर हम बात करें, जब भारत में ब्रिटिश राज आया तो ब्रिटिश राज ने 1839 में फर्स्ट जो एंग्लो अफ़गान वार था उसमें जो जीत दर्ज की थी उसके बाद इस इलाके को कब्जे में लिया था। तो उस समय इसका नाम बलूचिस्तान नहीं था, इसको क्लात रीजन बोलते थे, क्लात राज्य बोलते थे, क्लात प्रोविंस बोलते थे। लेकिन जब ब्रिटेन ने भारत को आज़ादी दी तो उसमें पाकिस्तान ने एक नया मुल्क बनाया, भारत को जो हिस्सा था भारत के हिस्से में जो आया वो आया, लेकिन जो क्लात प्रोविंस था इसको ऐसे ही छोड़ दिया, इसका कोई जिक्र नहीं किया।
लेकिन जैसा कि आपको मालूम होगा कि 1948 में आज़ादी के तुरंत बाद पाकिस्तान का जो रवैया था वो ये था, पहले कश्मीर हथिया ले, फिर उसके बाद जो बलूचिस्तान है उसको हथिया ले। तो बलूचिस्तान को हथिया लिया गया 1948 में। तो जब पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पे अटैक किया, वहाँ उस एरिया पे कब्जा किया, तो बलूचिस्तान के जो नेता थे उन्होंने भारत से मदद की गुहार लगाई। लेकिन उस समय जो हमारी सरकार थी उसे लगा कि बलूचिस्तान की मदद हम करें और उसे भारत में मिलाएं तो अजीब सा होगा, क्योंकि बीच में पाकिस्तान पड़ेगा, जैसे तो शायद बांग्लादेश वाला हिसाब था वैसे ही। हाँ वैसे ही। तो कुल मिला के ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि भारत ने इस जो इलाके में जो लोग रहते थे उनकी मदद नहीं की, और फाइनली ये पाकिस्तान ने एनेक्स कर लिया 1970 में। 1948 से लेके 1970 तक ये जो बलूचिस्तान प्रोविंस था, इसमें कोई सरकार नहीं थी, ना कोई डेवलपमेंट हुआ। 1970 में ऑफिशियली पाकिस्तान ने इसको बलूचिस्तान नाम दिया, इसे अपना एक राज्य बनाया। तो 1970 में ये पाकिस्तान में बलूचिस्तान के राज्य के तौर पे जाना जाने लगा। फिर बाद में पाकिस्तान को या चीन को ये पता चला कि ये राज्य सबसे बड़ा है, तो उसमें मिनरल्स हैं, ये वो राज्य है जहाँ से हम ग्वादर पोर्ट का पोर्ट बना सकते हैं, ये वो राज्य है जहाँ से हम सी पैक का रास्ता निकाल सकते हैं। तो सी पैक का जो पूरा डेवलपमेंट जो चाइना से वन रोड वन बेल्ट के तौर पे आया, तो ये ग्वादर तक का जो रास्ता था पूरा वो बलूचिस्तान से होके ही गुजरना था। तो जब ये आया बलूचिस्तान में, जो चाइनीज़ वर्कर हैं, जो चाइनीज़ कंपनी है, वो जब वो काम करने लगी और ग्वादर से जो लेके जो पूरा रोड बनाया, तो इस रोड पे फिर बलूचिस्तान के जो लोग हैं उन्होंने कहा कि हमें क्या मिल रहा है, हम अपनी आज़ादी की मांग कर रहे हैं, हम ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने तो हमारे पूरे प्रोविंस को उठा के चीन को दे दिया, बदले में हमें क्या मिला है। आज भी बलूचिस्तान में जो बेसिक जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जो पानी की सुविधाएं हैं, वो तक नहीं है। और आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा कि जो बलूचिस्तान का ग्वादर पोर्ट है, उस ग्वादर पोर्ट में, यानी कि उस पोर्ट के पास जो शहर है, छोटा सा गांव कस्बा था, वो एक हिंदू कस्बा था। यानी कि बलूचिस्तान के काफ़ी लोग, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। हाँ, बलूचिस्तान में काफ़ी बड़ी संख्या में आज़ादी से पहले हिंदू और सिख रहते थे। पाकिस्तान में एक हिंगलाज माता का मंदिर है, बिल्कुल, जो बलूचिस्तान में है, जहाँ से हर साल सिंध प्रोविंस से हजारों लोग बलूचिस्तान जाते हैं, उस यात्रा को पैदल करते हैं। तो बलूचिस्तान का जो एक कल्चरल रिलेशन है वो ऐसा इस्लामिक पैन इस्लामिक वाला नहीं था कि वो इस्लाम को ज़्यादा मानते थे, वो इस्लाम को मानते थे, बट देवर सेकुलर। प्लस जो वहाँ पे हिंदू और सिख रहते, जो ट्रेडर रहते थे ग्वादर पोर्ट के पास, वो भी उनकी संस्कृति का हिस्सा थे। तो आज भी बलूचिस्तान के कुछ शहर हैं, उसमें आपको कुछ गिने चुने हिंदू और सिख ट्रेडर भी मिल जाएंगे। तो बलूचिस्तान का भारत से गुप्त काल से ही बड़ा एक तरह से समझो वो रहा है, गहरा रहा है। हाँ। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के कब्जे में है और वो अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। दिलचस्प ये भी है कि केवल हिंदू ही नहीं, हिंगलाज माता मंदिर में वहाँ के मुस्लिम्स भी जाते हैं, लेकिन वो उनको कुछ और नाम से पूजते हैं, वहाँ पर प्रार्थना करते हैं। ये एक बड़ा दिलचस्प तथ्य है इसमें। एक चीज़ और, मैं फिर वापस हम इस खबर पर आते हैं, और मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि दो बातें हैं जो जहाँ से हमने शुरुआत की थी, कि पाकिस्तान की सरकार या सेना कह रही कि हमने छुड़ाया, और दूसरी तरफ से दावा किया जा रहा है कि हमने छोड़ दिया। क्या खबर है? देखिए, ये सब प्रोपेगेंडा है जो पाकिस्तान की आर्मी कह रही है कि हमने छुड़ा लिया है, हम बहुत काबिल हैं। रीज़न उसका ये है कि जब ये कल ये दोपहर 12 बजे की घटना है, अगर हम पाकिस्तान के स्टैंडर्ड टाइम की बात करें, इंडिया के स्टैंडर्ड टाइम की बात करें, तो वो थोड़ा सा उससे पीछे होगा। तो जब ये 12 बजे की घटना है, 12 बजे की घटना के बाद जो पाकिस्तान की मीडिया है, उन्होंने इस खबर को, उनके पास थी ये खबर, लेकिन उन्होंने इस खबर को उतना नहीं दिखाया। वजह क्या थी कि पाकिस्तान की जो आर्मी है, ISPR है, यानी कि जो पब्लिक रिलेशन का डिपार्टमेंट है पाकिस्तान आर्मी का, उसने साफ तौर पे टीवी चैनल्स को कहा कि इस खबर को बड़ा चढ़ा के नहीं दिखाना, क्योंकि इसमें हमारी बदनामी होगी। तो पाकिस्तान की मीडिया ने इस खबर को उस तरह पिक नहीं किया जितना कि इस तरह की खबरों को बाकी मुल्कों में किया जाता है। मतलब हम ये माने कि अभी भी जो खबरें आ रही हैं वो पूरी छन कर आ रही हैं कि कौन सी अप्रूव करना है, कौन सी नहीं करना है। बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो सोशल मीडिया पे जितनी भी खबरें आ रही हैं जो पाकिस्तान की फ़ौज की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, तो आप उनको बिल्कुल सच नहीं मान सकते। सच नहीं मान सकते। एक चीज़ मैं जल्दी से शॉर्ट में आपसे समझना चाहता हूँ। आपने कहा कि 45% हिस्सा बलूचिस्तान में पड़ता है पाकिस्तान का, तो क्या दो टुकड़े हो सकते हैं जिस तरीके से ये इन्होंने वॉर छेड़ा है?
देखिए, पाकिस्तान में ऑलरेडी एक लंबा विषय है, इस पे मुझे लगता है कि मैं इतनी जल्दी जवाब नहीं दिया जा सकता। 25 करोड़ आवाम है पाकिस्तान की, जिसमें से 12 करोड़ पंजाबी है। यहाँ के जो पंजाब प्रोविंस है उसकी जो पॉपुलेशन है वो 12 करोड़ है, और बाकी 12 करोड़ में बलूचिस्तान आएगा, सिंध आएगा, खैबर पख्तून आएगा, कश्मीर आएगा, गिलगित बाल्टिस्तान आएगा, तो ये बाकी जनता आएगी। तो पंजाब डोमिनेट करता रहा है, और जो पूरी आर्मी है, आर्मी का पूरा स्ट्रक्चर है, ऊपर से जो हियार्की है उसमें सारे पंजाबी जर्नल है। तो पंजाबी सिक्योरिटी के नाम पे आज भी आप जानते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा बजट जो है वो पाकिस्तान आर्मी को जाता है। बिल्कुल सही बात। और सिक्योरिटी के नाम पे पाकिस्तान की आर्मी बलूचिस्तान को आज़ाद होने नहीं देती, सिंध को आज़ाद नहीं होने देती, और जो बाकी जो वहाँ पे लोगों के PDM है, यानी कि PTM है, और जो पश्तून है, उनको अधिकार नहीं देती। तो ये लड़ाई अभी लंबी चलेगी, देखना होगा कि ये बलूचिस्तान के लोग कब तक अपनी आज़ादी के उनका जो सपना है कब पूरा हो पाएगा। देखना होगा कि ये सपना कब पूरा हो जाएगा। बहुत सारे सवाल थे, हो सकता है कि आगे भी हम इस मुद्दे पर चर्चा करें और इसके जवाब आप तक पहुंचाएं। फ़िलहाल वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी, ये आप कमेंट के ज़रिए हमें बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ़िलहाल आज चर्चा में इतना ही। धन्यवाद।